रात के 9 बज रहे थे। रामेश्वर शर्मा का फोन बजता है। वो फोन उठाते हैं। फोन पुलिस स्टेशन से था। पुलिस ने रामेश्वर जी को पुलिस स्टेशन आने को बोला, एक लाश की शिनाख्त करने के लिए। और जब रामेश्वर शर्मा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो लाश उनके बेटे दुष्यंत शर्मा की थी। तो कौन था ये दुष्यंत शर्मा और किसने की थी उसकी हत्या? जानने के लिए जुड़े रहे कहानी के अंत तक। बाईस साल का दुष्यंत सिंह अपनी ग्रेजुएशन के आखिरी साल में था और जॉब प्लेसमेंट के लिए कंपनी कॉलेज में आना शुरू हो चुकी थी। दुष्यंत ने काफी कंपनी में इंटरव्यूज दिए और उसका सिलेक्शन एक माइनिंग कंपनी में बतौर मैनेजर हो गया। दुष्यंत एक मिडिल क्लास परिवार का रहने वाला होनहार लड़का था। दुष्यंत के पिता रामेश्वर लोकल कोऑपरेटिव में अकाउंटेंट थे और कुछ ही समय में रिटायर होने वाले थे। तो ग्रेजुएशन होने से पहले जॉब लग जाने से सब बहुत खुश थे। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद दुष्यंत अपनी जॉब पर जाना शुरू कर देता है और कुछ ही समय में दुष्यंत अपने घर वालों की मर्जी से बिट्टू शर्मा नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है और पिता के रिटायरमेंट के बाद दुष्यंत ने घर को संभाल लिया था। 2016 के अंत तक दुष्यंत और बिट्टू को एक बेटा भी हो गया था। सब कुछ बहुत अच्छे से ही चल रहा था। परिवार हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहा था। अब ये दिन था 2 मई 2018। दुष्यंत तैयार होकर अपनी बीवी को बोलता है कि ऑफिस की गाड़ी को पुलिस ने रोक लिया है तो उसे गाड़ी छुड़ाने के लिए जाना पड़ेगा और काम होते ही कुछ ही घंटों में वो वापस आ जाएगा। और लगभग 7 बजे दुष्यंत अपने पिता की गाड़ी को लेकर निकल जाता है, लेकिन रात के 9 बज चुके थे और अब तक दुष्यंत घर वापस नहीं आया था। तो उसके पिता ने उसे फोन करके पूछने का सोचा कि उसे और कितना टाइम लगेगा घर पहुंचने में। रामेश्वर शर्मा ने दुष्यंत को फोन लगाया, लेकिन उसने फोन काट दिया। उन्हें लगा कि हो सकता है कि वो बिजी होगा, लेकिन अब रात के 11 बज रहे थे और दुष्यंत अभी तक घर नहीं आया था। उसके पिता ने उसे फिर से फोन लगाने का सोचा, लेकिन इस बार तो उसका फोन ऑफ ही आ रहा था। जैसे जैसे रात बीत रही थी, रामेश्वर शर्मा और बिट्टू का डर बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने दुष्यंत के दोस्तों और आसपास के रिश्तेदारों को फोन किया, लेकिन किसी को भी दुष्यंत की कोई खबर नहीं थी। सुबह होते ही रिश्तेदारों के कहने पर रामेश्वर जी पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने गए और रिपोर्ट लिखवाकर जब वो घर वापस आए तभी उनके फोन पर किसी की कॉल आई। जब उन्होंने फोन उठाकर देखा तो कॉल दुष्यंत की थी। उन्होंने तुरंत फोन उठाया और दूसरी तरफ से दुष्यंत की रोती हुई आवाज आई, जिसमें वो कह रहा था कि पापा मुझे बचा लो और इन लोगों को 10 लाख रुपए दे दो। इतने में ही एक लड़की ने फोन छीन लिया और कहा कि बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो तुरंत अकाउंट में पैसे भेज दो। रामेश्वर शर्मा मिडिल क्लास फैमिली के थे। 10 लाख रुपए उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। उन्होंने उस लड़की को बोला कि अभी 3 लाख रुपए अकाउंट में भेज देता हूँ, बस मेरे बेटे को कुछ मत करना। रामेश्वर शर्मा तुरंत बैंक पहुँचते हैं और बताए हुए अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करके फोन करके बता देते हैं। घर पहुंचकर वो फिर से दुष्यंत को फोन लगाते हैं, लेकिन फोन फिर से ऑफ था और अब वो इंतजार करने के अलावा क्या ही कर सकते थे। रात हो चुकी थी, तभी रामेश्वर जी के पास फोन आता है। वो फोन उठाते हैं तो पता चलता है कि फोन पुलिस स्टेशन से है और पुलिस उन्हें पुलिस स्टेशन में बुला रही है। वो तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं और वहां पहुंचकर पुलिस उन्हें बताती है कि उन्हें एक लाश मिली है और उन्हें शक है कि वो दुष्यंत की है। ये सुनकर तो रामेश्वर जी के पैरों तले जमीन खिसक गई और जैसे ही उन्होंने डेड बॉडी को देखा, उन्हें दुष्यंत को पहचानने में देर नहीं लगी और वो वही फूट फूट कर रोने लगे। कुछ देर के बाद रामेश्वर शर्मा पुलिस को किडनैपिंग और फिरौती के बारे में बताते हैं। ये सुनकर पुलिस अलर्ट हो जाती है और दुष्यंत की कॉल डिटेल्स और फोन लोकेशन पता करवाती है। अब जब पुलिस के पास दुष्यंत की कॉल डिटेल्स आई, उसमें एक नंबर से दिन भर काफी बातें की गई थी। अब पुलिस को जानना था कि आखिर ये नंबर किसका है। जब कॉल डिटेल्स आई तो पता चला कि नंबर किसी प्रिया सेठ नाम की लड़की का है। अब पुलिस दुष्यंत के लास्ट लोकेशन का पता लगाती है और जिस नंबर से दुष्यंत की काफी बात होती थी, यानी कि प्रिया सेठ से, उसकी लोकेशन भी उसी एरिया के आसपास की दिखाई दे रही थी। पुलिस ने जब प्रिया के बारे में और कुछ पता करने की कोशिश की
तो पता चला कि प्रिया के खिलाफ तो पहले ही फ्रॉड की काफी रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। पुलिस ये देखकर हैरान थी और समझ रही थी कि हो ना हो प्रिया सेठ का दुष्यंत की मौत से कुछ तो कनेक्शन जरूर है। पुलिस अब प्रिया को ढूंढने लग जाती है। जहाँ जहाँ प्रिया की फोन लोकेशन पिछले कुछ समय से दिखा रही थी, पुलिस हर उस जगह गई, लेकिन प्रिया कहीं नहीं मिली। पुलिस हर जगह प्रिया को ढूंढने में लग जाती है। अब पुलिस से प्रिया कब तक बच पाती। प्रिया और दीक्षांत रेलवे स्टेशन से जयपुर छोड़कर भाग ही रहे थे कि पुलिस ने उन्हें वहीं पकड़ लिया। अब पुलिस को जानना था कि आखिर प्रिया के किस खेल में दुष्यंत फंस गया था, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि प्रिया के खिलाफ पहले ही काफी फ्रॉड के केस दर्ज थे। अब पुलिस प्रिया से पूछताछ शुरू करती है। तो चलिए जानते हैं कि प्रिया और दुष्यंत एक दूसरे को कैसे जानते थे। प्रिया ने राजस्थान के फालना से स्कूलिंग की थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और हाई स्कूल और इंटर में उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। तो परिवार वालों ने उसे 2011 में कॉलेज के लिए जयपुर भेज दिया। हॉस्टल में रहना प्रिया के लिए बिल्कुल नया था। घर से बाहर रहना उसके लिए एक नया ही एक्सपीरियंस था, पर बाहर रहकर उसके खर्चे भी बढ़ गए थे। एक दिन ऐसे ही मोबाइल से कुछ देखते हुए उसके सामने एक स्कॉट साइट आती है, जिसमें ये लिखा होता है कि रात में लड़कों से सिर्फ फोन पर बात करके उसे अच्छे खासे रुपए मिलेंगे। वो इस साइट में कांटेक्ट करके इससे जुड़ जाती है और यही नहीं, अपने कॉलेज की और भी कई लड़कियों को इससे जोड़ देती है। अब वो इस साइट के जरिए फोन पर लड़कों से बातें करती और अगर आगे समझ आता तो वो लड़कों से मिलने भी जाया करती। अब प्रिया को इससे अच्छे खासे रुपए मिलने लग गए थे और उसके शौक भी बहुत बड़े हो चुके थे। बड़ी बड़ी ब्रांड्स के कपड़े और जूते पहनना, ये सब उसे बहुत अच्छा लग रहा था। स्कॉट कंपनी में काम करते करते उसे काफी समय हो गया था और कंपनी के काम करने का तरीका भी प्रिया को अब समझ आ चुका था। तो उसने सोचा कि क्यों ना वो खुद एक स्कॉट ऑनलाइन साइट शुरू करे। और फिर क्या था, उसने अपनी खुद की एक ऑनलाइन साइट शुरू कर दी। लेकिन प्रिया का ये साइट शुरू करने का कुछ और ही मकसद था। प्रिया के पास जितना भी पैसा होता वो उसके लिए कम पड़ता और इसी वजह से उसने ये साइट खोली, जिसका मकसद लोगों को लड़कियों से मिलने के बहाने उनको ठगना था। और जो भी लोग इस साइट के जरिए उससे जुड़ते थे वो उनसे मिलने के लिए पहले से ही पैसे फिक्स कर लेती थी और जब वो लड़कों से मिलने जाती थी तो पैसे एडवांस में लेकर वहां से गायब हो जाती थी। और इस तरह से उसने सैकड़ों लोगों को ठगा था और शर्म की वजह से कोई उसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाता था। लेकिन 2014 में जब प्रिया ने एक आदमी को ठगने का सोचा तो उसने पुलिस में कंप्लेन कर दी और प्रिया को जेल भी हुई। लेकिन कुछ ही समय में वो बाहर वापस आ गई और उसने ये साइट भी बंद कर दी। लेकिन उसके खर्चे उतने ही थे और उसके पास पैसे नहीं थे। उसने टिंडर ऐप के जरिए लोगों को फंसाने का नया तरीका निकाला। टिंडर ऐप एक डेटिंग ऐप है जिससे लोग अनजान लोगों से जुड़ते हैं, बात करते हैं और समझ आने पर उनसे मिलते भी हैं। और अब प्रिया ने टिंडर में आदमियों से जुड़ना शुरू कर दिया और फिर उनसे मिलने का प्लान करती। फिर जब वो प्रिया से मिलते तो वो उन आदमियों के साथ अश्लील पिक्चर्स ले लेती और उन्हें ब्लैकमेल करती। प्रिया ने इससे लाखों रुपए कमाए और उसके खिलाफ कोई कंप्लेन भी नहीं करता। और अब प्रिया के इसी खेल का शिकार दुष्यंत होने वाला था। फरवरी 2018 को दुष्यंत ने टिंडर ऐप पर प्रोफाइल बनाई और तभी प्रिया से उसकी जान पहचान हुई। दुष्यंत ने टिंडर पर फेक प्रोफाइल बनाई थी जिसमें उसने अपना नाम विवान कोहली बताया और ये बोला कि वो बहुत बड़ा करोड़पति बिजनेसमैन है और उसने अपनी शादीशुदा होने की बात भी छुपाई। प्रिया को लगा दुष्यंत बहुत करोड़पति है और उसको वो ठग कर उससे बहुत सारा पैसा वसूल कर सकती है और यहीं से शुरुआत हुई दोनों की बात करने की और कुछ ही समय में वो एक होटल में एक दूसरे से मिलने भी लग गए। अब दुष्यंत से बात करते हुए प्रिया अभी भी टिंडर ऐप का इस्तेमाल कर रही थी और मई में उसे मिला दीक्षांत कामरा, जो कि मुंबई का रहने वाला और बहुत ही पैसे वाले घर का था। प्रिया को उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं। दीक्षांत को अपने बिजनेस में 20 लाख का नुकसान हो जाता है और उसी पैसे को चुकाने के लिए प्रिया दुष्यंत का इस्तेमाल करने का प्लान बनाती है, जिसमें वो दीक्षांत और दीक्षांत के एक दोस्त लक्ष्य को भी शामिल करती है। प्रिया हमेशा की ही तरह दुष्यंत को होटल बुलाती है
ये उसी दिन की बात है जिस दिन दुष्यंत अपने घर से निकला तो था, लेकिन अपने घर कभी वापस नहीं आया। दुष्यंत प्रिया से मिलने पहुंचा और वहां से वो दुष्यंत को अपने फ्लैट पर लेकर चली जाती है, लेकिन वहां दीक्षांत और लक्ष्य पहले से ही मौजूद थे। दुष्यंत इससे पहले कि कुछ कर पाता, दीक्षांत और लक्ष्य ने उसे पकड़कर कुर्सी से बांध दिया और फिर प्रिया और दीक्षांत ने दुष्यंत से मारपीट शुरू कर दी और पैसे मांगने लग गए। प्रिया दुष्यंत का पर्स छीनकर उसमें से पैसे और कार्ड ढूंढने लगती है, लेकिन जब प्रिया ने कार्ड पर लिखा नाम दुष्यंत शर्मा देखा तो वो आग बबूला हो गई। वो समझ गई थी कि दुष्यंत ने अपनी झूठी पहचान प्रिया को बताई थी और अब तक दुष्यंत भी टूट चुका था। वो भी अपने बारे में प्रिया को बताता है कि वो कोई विवान नहीं बल्कि दुष्यंत है और वो कोई करोड़पति बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक माइनिंग कंपनी में मैनेजर है। प्रिया और दीक्षांत ये सुनकर गुस्से में आ जाते हैं। कहा उन्होंने दुष्यंत से लाखों रुपए ठगी करने का सोचा था, वहीं दुष्यंत इतने दिनों से प्रिया को ही बेवकूफ बना रहा था। पूरा प्लान फेल होने से प्रिया तिलमिला जाती है, लेकिन फिर प्रिया और दीक्षांत ने सोचा कि दुष्यंत को किडनैप तो कर ही लिया है, तो क्यों ना इसके घर वालों से कुछ ना कुछ पैसों की फिरौती मांग ले। तो उन्होंने दुष्यंत के पिता को फोन लगाया और वहां से पैसे आते ही उन दोनों ने दुष्यंत को मारने का सोचा, क्योंकि अब वो सब कुछ जान चुका था और उसे ब्लैकमेल करने का भी कोई फायदा नहीं था। दीक्षांत दुष्यंत का गला घोटकर उसे मारने लगा। लक्ष्य ने फौरन दुष्यंत के पैर पकड़ लिए, लेकिन इसके बाद भी जब वो नहीं मरा तो प्रिया ने चाकू से दुष्यंत को गोद डाला और जब वो मर गया तो इन तीनों ने उसकी बॉडी को ट्रॉली बैग में भरकर दुष्यंत की ही कार से ले जाकर उसे दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक सुनसान जगह में फेंक दिया और फिर वहां से लाश पुलिस को मिल जाती है। पुलिस भी प्रिया का प्लान सुनकर हैरान थी। उसने ना जाने कितने लोगों के साथ ठगी की थी, लेकिन प्रिया के इसी लालच ने दुष्यंत की जान ले ली। प्रिया आज भी जेल में है और अपनी सजा काट रही है। प्रिया की लालच और दुष्यंत का अपने परिवार से धोखा करना उसकी ही मौत का कारण बन गया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।